ओके सो वेलकम बैक। और आज हम लोग पढ़ेंगे आरसी सर्किट के बारे में। हमारी बात होगी एक ऐसे सर्किट के बारे में जिसमें एक रजिस्टर लगा होगा, एक कैपेसिटर लगा होगा और हम बैटरी की सहायता से अपने कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। जब हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो देखेंगे कि कैपेसिटर पे चार्जिंग की जो रेट है या चार्जिंग का जो बिहेवियर है वो किस तरह से एक्सपोनेंशियल निकल के आता है, लगभग वैसा ही जैसे कि करंट ग्रोथ का आता है। और फिर हम देखेंगे कि कैसे अगर हम उसको बैटरी हटा दें और जो कैपेसिटर पे चार्ज है उसको डिस्चार्ज होने दें तो वो डिस्चार्ज भी एक्सपोनेंशियल होता है, लगभग वैसा ही बिहेवियर जैसा कि आपकी इंडक्टर के केस में करंट के डिके का था। बस एक हमेशा ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करने वाली डिवाइस आपकी कैपेसिटर है और मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने वाली डिवाइस आपकी इंडक्टर है। तो जब इन पे हम एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं तो भी एक्सपोनेंशियल बिहेवियर होता है, और जब इनसे एनर्जी को हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं यानी कि जब उसके करंट को डिके कर रहे होते हैं या चार्ज को डिके कर रहे होते हैं तभी हमारा बिहेवियर एक्सपोनेंशियल ही होता है। नॉन लीनियर इसको आप कह सकते हो। ओके और इसके पहले की जो फिज़िक्स है, इसके पहले जस्ट जो 9-10 मिनट का एक लेक्चर है उसको आप ज़रूर देखिएगा। उस लेक्चर में मैंने आपको उस फिज़िक्स को डिस्कस किया है जो फिज़िक्स काम करती है कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग केस में। तो वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और बैटरी के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को काफ़ी अच्छी तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है। आप ज़रूर उसको देखिएगा और जो लिंक हैं जितने भी वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, आई बटन पर भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं और हम शुरू करते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन CR सर्किट। CR सर्किट कहने का मतलब है एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर एक कैपेसिटर लगा है जिसकी चार्जिंग की हम बात कर रहे हैं और एक रजिस्टर भी वहाँ पर है जिसके थ्रू हम पूरे सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करें, टेक्स्ट बुक में आप किस तरह से सर्किट पाएंगे, एक बहुत ही बढ़िया सा सर्किट बनाते हैं जिसमें कि हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों बातों को समझ जाएंगे। जैसे मान लें हमारे पास इस तरह से एक बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी लगी हुई है। ओके, फिर हमारे पास यहाँ पर एक टर्मिनल है, फिर हमारे पास यहाँ पर एक टर्मिनल है, ये हमारा रजिस्टर है और ये हमारा कैपेसिटर है। तो ये आपका कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है। यहाँ पर जो आपको 3 डॉट दिखाए गए हैं ये 3 डॉट एक की का हिस्सा है। तो मान लो की में हमने एक स्विच बना दिया। अब देखो इस स्विच को जैसे हम यहाँ कनेक्ट करेंगे, मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। तो जैसे आप इस स्विच को इधर कनेक्ट करोगे तो किस में कनेक्ट हो जाएगा, C और A का कनेक्शन हो जाएगा। C और एक कनेक्शन हो जाएगा, B यहाँ से हट जाएगा, रास्ते में कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या होगा, यहाँ से करंट जाएगी, फ्लो करते हुए रेजिस्टेंस होके जाएगी और इस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगी। ठीक है ना, इस तरह से पूरा काम होगा। फिर एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया, अब आपको कैपेसिटर को डिस्चार्ज कराना है और बैटरी को सर्किट से हटा लेना है। तो आप क्या करो, ये जो की को यहाँ कनेक्ट किया था अब इसे घुमा के यहाँ कर दोगे तो अब रास्ता B और C का कनेक्शन हो जाएगा। B C कनेक्शन होने की वजह से इस कैपेसिटर पे जो चार्ज थे वो चार्ज अब इस रास्ते के थ्रू ही फ्लो करेंगे, इधर नहीं जाएंगे क्योंकि ये इनकम्प्लीट रास्ता हो गया। तो अगर आपको इस सर्किट में कैपेसिटर की चार्जिंग की स्टडी करनी है तो आप A और C कनेक्ट कर दोगे, और जब डिस्चार्जिंग की आपको स्टडी करनी होगी तो C और B को आप कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, इस डायग्राम को आप अपने नोटबुक में बना लीजिएगा। एक बार और मैं फिर से बताना चाहूँगा, आपके पास भले ही इस सेमेस्टर में जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, MCQ क्वेश्चन होंगे, लेकिन MCQ क्वेश्चन की पढ़ाई भी डिस्क्रिप्टिव ही होती है, वो भी डिस्क्रिप्टिव ही आपको करनी पड़ती है, बल्कि साथ साथ आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि उन हिस्सों पर जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव होता सीधे हमने कह दिया डिराइव दिस रिलेशन, आपको रिलेशन डिराइव करना है, आपने 2-3 पन्ने में रिलेशन डिराइव कर दिया। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है, हमने उसमें से एक पर्टिकुलर सेक्शन को थोड़ा ज़्यादा गहराई से मथ दिया है। अब जो टाइम कांस्टेंट केवल डेरिवेशन करके आप छूट जाते थे, अब उस टाइम कांस्टेंट के अंदर कुछ पॉसिबिलिटी लगा दी, थोड़ा सा डीप में जाके फिजिक्स को भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जब आपको करना होता है, कोई भी एग्जाम आप तैयारी करो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पर भी आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव ही समझना पड़ता है, एक एक चीज़ उसकी समझनी पड़ती है। द मोमेंट आपने सोचा कि क्वेश्चन तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन
आने वाले हैं। लाओ तैयारी भी मल्टीपल चॉइस के हिसाब से होती है, वहीं पर ही चूक जाते हैं। चाहे आप आईआईटी की तैयारी करें, चाहे आप जेईई की तैयारी करें, कहीं की भी तैयारी करें, भले वहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वहाँ पर बच्चे गलती यही करते, जो सेलेक्ट नहीं हो पाते या बिल्कुल बाउंड्री पे आके रुक रहे होते, जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तैयारी केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करके की जा सकती है। इट इज़ अ मिथ, ये बहुत बड़ा मिथ है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए आपको चीज़ों को और उसका पोस्टमार्टम अच्छे से करना पड़ता है, आपको चीज़ें और खोल खोल के प्याज की परतें उतार उतार के पढ़नी पड़ती हैं। तो इसीलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन है, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी डीप में जा कर के कम से कम बीएससी लेवल में जो डीपेस्ट आप चीज़ें जा सकते हो, मास्टर्स को नहीं टच करने वाले हैं हम, उसके आगे की बातों नहीं करने वाले हैं। बीएससी तक का जितना आप डीप जाना चाहिए, आपको 12th से जैसे आप बड़े होने चाहिए, उस हिसाब से हम बातें करेंगे। तो ये हमारे पास एक सर्किट है, इसको आप बना लीजिएगा। अगर हमें चार्जिंग की स्टडी करनी है तो हम क्या करेंगे, हम आपसे कहेंगे चार्जिंग की स्टडी करने के लिए आप इस सर्किट को हटा दें रास्ते से और आप ऐसे कनेक्ट कर दें, तो आप सीधे तौर पर इस तरह का एक सर्किट बना सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लिखना चाहें तो आप ये लिख लीजिएगा कि बाई कनेक्टिंग ए टू सी, जो आपने पहला फिगर बनाया है, वी क्रिएटेड अ सर्किट। अब ये सर्किट है, इसका एक ईएमएफ आपने बना लिया। अब जब करंट यहाँ फ्लो करेगी तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वी आर होगा, यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वी सी होगा। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के हिसाब से जो सोर्स है उसका जो वोल्टेज है वो इक्वली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हम किसी तरह का डिसिपेटिव फोर्स या कोई और तरह के लॉस के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट वोल्टेज की कंडीशन को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो बाई किरचॉफ लूप लॉ, वोल्टेज लॉ आप कहो, द इक्वेशन गिव्स क्या होगी इक्वेशन, the EMF of battery is VR plus VC, voltage across capacitor। अब हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि जब ये जब बैटरी को आपने कनेक्ट कर दिया तो मान लीजिए यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज इधर इकट्ठा हुआ, माइनस क्यू चार्ज इधर इकट्ठा हुआ, इस तरह से कुछ चार्जेस का कलेक्शन हुआ है। तो ऐसा नहीं कहेंगे 2Q चार्ज है, हम यहाँ कहेंगे टोटल यहाँ पे Q अमाउंट का चार्ज है। तो यहाँ पर आपके पास कैपेसिटेंस एक फॉर्मूला होता है, सिंस वी आर इज इक्वल टू आई आर होगा एंड वी सी बराबर हो जाएगा, मान लो क्यू चार्ज है उस पर। जब आपने इसको चार्जिंग दी तो अभी बहुत समय नहीं हुआ चार्जिंग होते हुए, आपने बस अभी कनेक्ट ही किया है पॉइंट ए और सी को, तो यहाँ पर कुछ चार्ज क्यू इकट्ठा हो गए, तो उन चार्जों की वजह से वहाँ पर वोल्टेज जो कैपेसिटर के अलॉन्ग वोल्टेज है वो ये इकट्ठा हो गया है। सो अब आपके पास अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें तो रख देते हैं यहाँ पर वैल्यू, तो आपके पास ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज वी आर क्या हो जाएगा, आई टाइम आर प्लस वी सी कितना हो जाएगा, क्यू बाई सी हो गया। तो कि यहाँ हमें चार्जिंग की बात करनी है, हम चार्ज के बारे में बात करना चाहते हैं, तो हमें एक चीज़ मालूम है कि सिंस आपके पास जो आई है वो होता है डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, करंट को हम डी क्यू बाई डी टी से लिख रहे हैं, तो ये हो गया EMF ऑफ बैटरी आर टाइम डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी। अब इसको उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा क्यू बाई सी आर टाइम डी क्यू बाई डी टी। ओके, अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, एक काम आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर अगर C को हम LCM ले लें तो आप ऐसे लिखोगे C टाइम EMF ऑफ बैटरी Q इज इक्वल टू R डी क्यू बाई डी टी। ये एक फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है और वेरिएबल सेपरेबल मेथड को हम यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे होंगे। तो यहाँ पर आपके पास ऐसा हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी इज C टाइम EMF ऑफ द बैटरी Q अपॉन आर सी। अब देखो वेरिएबल सेपरेबल में क्या करेंगे, Q की तरफ ये पूरा टर्म ले आएंगे, क्योंकि ये पूरा टर्म एक साथ है, एक पॉलिनोमियल में है तो एक साथ आएगा और dt इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई दिस टर्म dt बाई आर सी। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पर। अब क्या करोगे,
अब इस इक्वेशन को, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 है, तो ये इक्वेशन आपकी है और इक्वेशन नंबर 2 को हम इंटीग्रेट करेंगे ओवर द प्रॉपर लिमिट्स। लेट मी चेक वंस, एक मिनट में देख लूँ इसका। ओके ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 ओवर प्रॉपर लिमिट्स। तो ये हो जाएगा dq अपॉन c टाइम EMF ऑफ द बैटरी q, अभी लिमिट की बात करेंगे, dt अपॉन RC। अच्छा देखो, जब आपने चार्जिंग नहीं शुरू की थी, मतलब सोचो ऐसे था, अभी यहाँ पे पॉइंट A था, यहाँ पॉइंट C है और ऐसे की ऐसे है, अभी कनेक्ट नहीं किया है। तो जब कनेक्ट नहीं किया है तो अभी एक्सपेरिमेंट नहीं शुरू किया है, तो टाइम आपका 0 है। तो जब टाइम आपका 0 है तो उस समय यहाँ पर कोई चार्ज भी नहीं होगा, अभी तो चार्ज होना शुरू ही नहीं हुआ है। जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो मान लो इसको प्रेस किए हुए आपका t सेकेंड हो गया, तो आपने इसको कितनी देर तक प्रेस किया, t सेकेंड तक, और उन t सेकेंड में मान लीजिए यहाँ पर जो चार्ज आया वो कैपिटल Q है, हमने कोई चार्ज मान लिया कैपिटल Q। तो एक तो हमने स्मॉल q चार्ज लिया है, कोई चार्ज, जिससे कि हम की पूरी अपनी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और फिर हमने कहा कि जब हमने t टाइम तक अपनी की को प्रेस रखा है, उतने में कोई चार्ज कैपिटल Q, जो कि हो सकता है मैक्सिमम ना हो सकता है यहाँ पर कैपेसिटर की जो मैक्सिमम क्षमता है वो कोई और चार्ज की हो, लेकिन हमने एक और कोई चार्ज मान लिया जो t टाइम में इस कैपेसिटर पे आ गया। तो अब देखो यहाँ पर, अब ये आपकी जो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए वैसे ही तरीका हम लोग अपनाएंगे जैसे हम लोग नॉर्मली इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में अपनाते हैं। सपोज c टाइम EMF ऑफ द बैटरी, इसको हम u मान लें, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में ये तो 0 हो जाएगा, जो कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट है, बैटरी का EMF भी कांस्टेंट है, तो यहाँ बचेगा माइनस dq बराबर du, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा देखें, जब हम लिमिट रखेंगे तो जैसे आपके पास ये है, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर आप q की जगह पे 0 रखो। अगर इस q को, इस लोअर लिमिट 0 के बराबर रखोगे तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ बचेगी c टाइम EMF ऑफ द बैटरी। उसके बाद ये तो लोअर लिमिट के लिए हो जाएगा, उसके बाद अपर लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, अपर लिमिट के लिए u की वैल्यू हो जाएगी c माइनस q, ठीक है ना। कैसे लिमिट चेंज करते हैं, क्योंकि आपने q को u में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये जो लिमिट है वो तो q वाली है। अब जब ये dq u में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको u की लिमिट रखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है ये इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, पहली बात तो लिमिट आप चेंज कर दो, पहले तो इसको चेंज करो, dq कर दो माइनस du, और ये पूरा हो गया u। लिमिट कितनी हो जाएगी, c टाइम EMF ऑफ द बैटरी, फिर अपर लिमिट c टाइम EMF ऑफ द बैटरी माइनस q। राइट साइड में क्या हो जाएगा, राइट साइड का मामला बिल्कुल सही है, RC रहेगा, 0 से t dt हो जाएगा, यहाँ तो ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पर आगे क्या होगा, तो ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इधर ले आएं, इस माइनस को हम इधर ले आएं, तो आपके पास अभी लिख देते हैं ना, कन्फ्यूजन हो जाएगी, du बाई u लिमिट c टाइम EMF ऑफ द बैटरी, c टाइम EMF ऑफ द बैटरी माइनस q बराबर माइनस 1 बाई RC dt 0 से t। तो ये हो जाएगा log ऑफ u, लिमिट हो जाएगी c टाइम दिस माइनस u बराबर 1 अपॉन RC टाइम t, है ना। इसका इंटीग्रेशन आपको t दे देगा, तो सॉरी ये q हो गया, u लिख दिया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओगे तो log c this minus log c this is minus 1 by RC टाइम t, तो ये हो जाएगा log c minus q upon c this is equal to minus 1 upon RC t, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, log में आई है तो एंटी लॉग, इसको एंटी लॉग कंसीडर करेंगे। तो आप लिखोगे कंसीडर द एंटी लॉग,
यहाँ पर लिखेंगे कंसीडर द एंटी लॉग, तो ये आपके पास हो जाएगा C EMF ऑफ द बैटरी माइनस Q C टाइम EMF ऑफ द बैटरी e की पावर माइनस T बाई RC। यहाँ से देखो अगर इसको डिवाइड करोगे तो 1 माइनस Q अपॉन C EMF ऑफ द बैटरी E माइनस T बाई RC। अगर इसको एक तरफ ले जाएं तो Q अपॉन C EMF 1 माइनस E की पावर T बाई RC। तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से आपके पास Q की वैल्यू हो जाएगी C EMF ऑफ द बैटरी 1 माइनस E T बाई RC। इसकी वैल्यू क्या होगी, हमने फार्मूला पढ़ा है, हमने फार्मूला कुछ ऐसा पढ़ा है कि V बराबर जो होता है वो Q बाई C होता है, Q बाई C होता है। तो यानी कि अगर C और V का मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो चार्ज के बराबर होता है। यहाँ पर C है और ये क्या है, ये V किसका है, ये EMF है बैटरी का। यानी अगर इस कैपेसिटर के साथ सिर्फ पूरी बैटरी लगी हो तो बैटरी की वजह से ये अपने मैक्सिमम चार्ज तक पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे C टाइम EMF ऑफ द बैटरी रिप्रेजेंट Q नॉट। Q नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज, Q नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। जो आपने कैपेसिटर लगाया है वो अधिकतम किस क्षमता तक चार्ज हो सकता है, वो Q नॉट है। अगर आप पिछला लेक्चर मेरा देखेंगे उसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि कोई भी कैपेसिटर कितना अधिकतम चार्ज हो सकता है उसकी भी अपनी अपर लिमिट होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप जितना चाहो लगाते रहो उस पर चार्ज चढ़ता रहेगा, उसकी भी अपनी क्षमता होती है, उसी उसको कैपेसिटेंस रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो कहते हैं किसी कैपेसिटर का ये कैपेसिटेंस है तो एक तरह से हम उसके अधिकतम चार्ज को एक्वायर करने की क्षमता के साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने उसमें डायरेक्ट्रिक भर दिया प्लेटों के बीच में, थोड़ी क्षमता और बढ़ गई, लेकिन वो भी एक अपर लिमिट तक ही जाएगी। तो यहाँ पर C टाइम एप्सिलॉन से C टाइम जाई इज द Q नॉट द मैक्सिमम चार्ज। तो अगर ऐसा है तो आप देखें यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा भाई, अगर ऐसा है तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी। इस इक्वेशन को हम देखें तो ये वाली जो इक्वेशन है ये हो जाएगी Q बराबर Q नॉट 1 माइनस E की पावर T बटे RC। तो ये आपकी क्या इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन हो गई किसी कैपेसिटर के चार्जिंग की इक्वेशन हो गई। मतलब कोई कैपेसिटर को जब आप चार्ज करते हो तो उसके ऊपर किसी टाइम t पर जो चार्ज होता है वो Q होता है, जबकि उस कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज Q नॉट हो सकता है। R और C वो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस हैं जो कि आपने उस सर्किट में जोड़ रखे हैं। तो दिस इक्वेशन इज द चार्जिंग ऑफ फॉर द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अगर हम इसको प्लॉट करें, मान लीजिए आपने इसको ऐसे कर दिया Q बाई Q नॉट, तो Q बाई Q नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस E की पावर T माइनस T बाई RC है। तो अगर हम इसको प्लॉट करें तो प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। ये हमारा टाइम है क्योंकि हमारा ये फैक्टर है टाइम, तो कांस्टेंट है, और ये है मैक्सिमम चार्ज जो हो सकता है। मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है, Q नॉट। तो अगर ये वाली लाइन जो है, तो अगर आप कह रहे हो Q बटे Q नॉट, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू 1 होगी। Q बटे Q नॉट 1 होने का मतलब है जब आपका चार्ज मैक्सिमम हो सकता है, ये समझिएगा ध्यान से। तो ऐसी स्थिति में आपका जो कैपेसिटेंस का चार्जिंग होगा वो इस फॉर्मूले के हिसाब से इस तरह से होगा। ये ग्राफ है चार्जिंग का, मतलब कैसे आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो चार्जिंग को आप ग्रोथ ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं। तो चार्जिंग जब हो रही होगी तो इस फैक्टर के थ्रू, और यहाँ पर आपका ये जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है, एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है, वो इस तरह की चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह की बात हमने पहले भी पढ़ी थी। और क्यों ऐसा हो रहा है वो मैंने बताया आपको कि जब कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जाना शुरू करते हैं तो शुरुआत में क्या होता है, पूरा कैपेसिटर की प्लेट खाली है एक तरह से बाहरी चार्जों के लिए, उसके अपने चार्ज हैं, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन वो बाउंड चार्जेस की हम बात करेंगे, वो मतलब वो फ्री चार्ज हैं जो कि हम भेज रहे हैं। तो जब आप फ्री चार्ज बैटरी से भेजते हो, फ्री चार्ज मतलब जब जिसको आप जब चाहे भेज सकते हो, जब चाहे वहाँ से उठा सकते हो, तो आपने अपनी तरफ से एक चार्ज भेजे और वो चार्ज वहाँ जाके इकट्ठा हो रहे हैं।
पहला चार्ज गया, आराम से जगह मिल गई, दूसरा चार्ज गया तो पहले चार्ज ने उसको रिपल किया, फिर तीसरा चार्ज गया तो दोनों रिपल किया। इस तरह से जब 1000वां चार्ज भेजोगे तो पहले से मौजूद जो 999 चार्ज है उसको अपोज करेंगे। तो इस 1000वें चार्ज की बैठना इतना आसान नहीं होगा कैपेसिटर की प्लेटों पर। तो इसीलिए शुरू में तो बहुत तेजी से चार्ज जाकर के चिपकना शुरू हो जाते हैं कैपेसिटर्स की प्लेटों पर, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता रहता है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ते रहते हैं, तो उनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हो रहा है, चार्ज मतलब सेम चार्ज तो रिपल करते हैं, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हो रहा है उसको ओवरकम करने के लिए बैटरी को और कार्य करना पड़ता है, बैटरी को और वर्क डन करना पड़ता है, अपने ईएमएफ का और ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है जो उसकी अपनी क्षमता, अधिकतम क्षमता की तरफ है। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो ये जो ईएमएफ को अप्लाई कर रहा है आपकी बैटरी, उसकी वजह से आपकी जो आपके उस पूरे सिस्टम के पास, कैपेसिटर की प्लेटों पर जो चार्ज इकट्ठा हो रहा है, इस पूरे सिस्टम के पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इकट्ठा हो जाती है, वही कैपेसिटर की एनर्जी होती है। इसीलिए हमारा चार्ज का जो ग्रोथ होता है कैपेसिटर पे, वो शुरू में फास्ट होता है, लेकिन फिर वो स्लो डाउन होता है, और देन थोड़ी देर के बाद वो स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है। इस तरह की स्थिति में हम लोग हमेशा टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करते आए हैं। जैसे हमने करंट के केस में टाइम कांस्टेंट डिफाइन किया था, आपने पढ़ा था, करंट के केस में टाइम कांस्टेंट डिफाइन हुआ था, तो वैसे ही अब यहाँ इस हालात में भी टाइम कांस्टेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास है गिवन Q बराबर Q0 1 माइनस e की पावर t बटे RC। अब हम कर सकते हैं पुट टाउ बराबर RC। मान लीजिए टाउ की वैल्यू RC जो है वो टाउ बराबर RC है। सो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा Q बराबर Q0 1 माइनस e की पावर t बटे टाउ। ठीक है, तो अब ये टाउ क्या है, अगर मान लें when आप t बराबर टाउ रखते हो तो Q बराबर कितना होगा, Q0 1 माइनस e की पावर -1, और ये सब कुछ क्या हो जाएगा, Q0 e -1 अपॉन e, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा Q मल्टीप्लाई बाई 0.63 या 63% ऑफ Q0। तो जब Q किसी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज अपने मैक्सिमम चार्ज का 63% हो जाए, उस समय को हम कैपेसिटेटिव टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो कैपेसिटेटिव टाइम कांस्टेंट क्या होता है, कैपेसिटेटिव टाइम कांस्टेंट वो समय होता है जितने समय में आप जब अपने कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करते हो तो कैपेसिटर पे चार्ज जितना अधिकतम हो सकता है उसका 63% पहुंच चुका होता है। तो अगर मान लें मैक्सिमम चार्ज जो यहाँ पर इकट्ठा हो सकता है वो मान लो 100 माइक्रो कूलाम्ब चार्ज, सपोज 100 माइक्रो कूलाम्ब चार्ज इकट्ठा हो सकता है हमारे कैपेसिटर के ऊपर। तो आपने जब चार्जिंग शुरू की तो एक ऐसा समय आएगा जब ये जो चार्ज है ये 100 माइक्रो कूलाम्ब की बजाय 63 माइक्रो कूलाम्ब पहुंच चुका होगा। अब 63 के बाद फिर आगे 64, 70, 85, 90, 100 होगा। तो जितने समय में ये कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज का 63% पहुंच जाएगा, उस समय को हम क्या नाम देंगे, उस समय को हम कहेंगे कैपेसिटेटिव टाइम कांस्टेंट। यहाँ कैपेसिटेटिव वर्ड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप CR सर्किट की बात कर रहे हैं। अगर आप इंडक्टिव सर्किट की बात करेंगे, इंडक्टर पे करंट की बात करेंगे, तो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट आप कहोगे। याद रखना 63% वाला नंबर वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, क्योंकि फॉर्मूला एक जैसा है। तो टाइम कांस्टेंट किस केस में डिफाइन कर रहे हो, LR सर्किट के लिए डिफाइन कर रहे हो कि CR सर्किट के लिए डिफाइन कर रहे हो, इसको समझाने के लिए आपको ये वर्ड यूज करना चाहिए, कैपेसिटेटिव टाइम कांस्टेंट और इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। तो दिस इज द पोर्शन जहां हम बात करते हैं कि किसी कैपेसिटर के ऊपर जब चार्जिंग होना शुरू हो जाती है, चार्जिंग होती है, तो उस समय उसमें किस तरह का बिहेवियर होता है, ये उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये उसका डायग्राम है। और चार्जिंग केस में जो कैपेसिटेटिव टाइम कांस्टेंट है ये उसका डिस्कशन है जो यहाँ पे मैंने किया है। अब अगला सवाल आता है, ठीक है भैया चार्ज हो गया,
आपका कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो गया, हमने उसको समय दे दिया और वो आराम से पूरी जितना क्षमता हो सकता है उतनी क्षमता तक चार्ज हो गया। नाउ अब हमें डिस्चार्ज कराना है। तो डिस्चार्जिंग के लिए क्या है, जल्दी से पढ़ लेते हैं, इसी कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में ही डिस्चार्जिंग की भी बात पूरी हो जाए। देखो ऐसा है ना, बहुत लंबे लंबे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि अगर टीचिंग रिसर्च की बात करें, जो रिसर्च है जो कि सीखने की क्षमताओं के ऊपर रिसर्च, कॉग्निटिव साइंस को आप कहते हैं, शायद आप लोग को जान के आश्चर्य हो कि एक विज्ञान में एक ऐसा क्षेत्र है जिसको कहते हैं कॉग्निटिव साइंस। कॉग्निटिव साइंस, कॉग्निटिव स्टडीज़, कॉग्निटिव रिसर्च, ये ऐसी एरिया है जिसमें इतने बहुत सारे, दुनिया भर में बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर दिमाग कैसे सीखता है, किन तरीकों से दिमाग कैसे काम करता है। इसमें न्यूरोलॉजिस्ट भी होते हैं, न्यूरो साइंटिस्ट भी होते हैं, तो कैसे ब्रेन कैसे काम करता है, लर्निंग क्या होती है। तो उन तमाम रिसर्चों से ये पता चला है कि अगर आप वीडियोस, अब चूंकि वीडियोस का कल्चर अभी पिछले 5-6 साल में बहुत बढ़ गया है, तो इन 5-6 सालों में जो रिसर्च का हुआ है और उनसे जो कंक्लूजन निकल के आया है वो ये है कि हमारे वीडियो के प्रति हमारी जो कंसंट्रेशन क्षमता है वो तो कम हुई है, पहली बात। तो दूसरा, हमें जो इकट्ठा एकाग्र होकर के काम करने की क्षमता होती है वो थोड़ी सी गिरावट आई, ऑल ओवर इन जनरल बात कर रहे हैं। और अगर आप बहुत तन्मयता के साथ किसी वीडियो से कुछ सीखना भी चाहते हैं तो पर्याप्त होता है आधा घंटा 40 मिनट, आधा घंटा इज़ द ऑप्टिमम। इससे ज़्यादा वीडियो, बड़ा वीडियो अगर होता है, उसमें आपको सीखना है, आपको कोई मनोरंजन नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं है, कोई मूवी नहीं है, कोई भावनात्मक उस तरह का नहीं है, तो 30 मिनट इज़ द इनफ। सो इफ़ द वीडियो इज़ ऑफ 30 मिनट लेंथ, दैट इज़ ऑप्टिमाइज। और तो अगर कोई 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे की जो वीडियो हम अगर बनाएं तो वो वीडियो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होते जितना कि हम क्रिएटर्स के, हम एजुकेटर्स जो लोग हैं, हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं, क्रिएटर यूट्यूब, उनके पर्सपेक्टिव से फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि यूट्यूब क्या करता है, अगर आप बड़ा वीडियो बनाते हो 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे का, तो यूट्यूब उसमें बहुत सारे ऐड दिखाने का उसको ऑप्शन मिलता है, तो वो इसलिए वो उन वीडियो को और प्रमोट करता है। एक बात आपने देखा होगा, कोई बड़ा वीडियो है तो आपने मान लीजिए उसके आधे घंटे देखे, फिर आप अगली बार जब उसी वीडियो आप जाओगे तो आपको दिखाई पड़ेगा रेड पोर्शन उसके नीचे कि आधा घंटा देख लिया, और फिर से क्लिक करोगे तो जहाँ देखे वहीं से फिर शुरू होगा। तो इस तरह से वो उन वीडियो को प्रमोट करता है। लेकिन लर्निंग की बात करें तो मतलब बहुत ज़्यादा तो वो फ़ायदेमंद नहीं है अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स। तरीका क्या होना चाहिए, एक वीडियो के अंदर एक टॉपिक, बस एक टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो हम डिस्चार्जिंग की बात करते हैं। तो डिस्चार्जिंग में क्या होगा, अगर आपके पास एक आर है, रजिस्टर है, आपके पास कैपेसिटर है, और आपने कनेक्शन ऐसे कर दिया है कि अब एक सर्किट इसके अंदर इस तरह से बना हुआ है। तो अब इसमें क्या होगा, जब इस तरह की सर्किट आपने बना रखी है तो सर्किट के अंदर करंट का फ्लो होगा। अब पहले करंट मान लो जब चार्जिंग हो रही तो करंट ऐसे फ्लो कर रही थी, तो अब जो है करंट इधर से फ्लो होगी क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा, तो सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो करेगी। अब आपने क्या किया था, यहाँ कोई की थी, मान लो एक की थी जिसको आपने अभी प्रेस नहीं किया, यानी अभी डिस्चार्जिंग शुरू नहीं की है, तो हम ये कहेंगे कि हमारा कैपेसिटर जो है मान लो अपनी अधिकतम क्षमता तक चार्ज था। अभी जब आपने इसको डिस्चार्ज करना नहीं शुरू किया, उससे पहले आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, ठीक है। तो शुरुआत में कैपेसिटर के ऊपर मान लें अधिकतम चार्ज है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने किया ये कि आपने यहाँ पर की को प्रेस कर दिया। जैसे की को प्रेस किया तो यहाँ का चार्ज घटा, घटने की वजह से करंट वहाँ पे फ्लो की, तो उस दौरान यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप था वो VC हो गया, और यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप है वो VR बच गया। और चूंकि अब सर्किट में कोई EMF वाला सोर्स नहीं लगा है, तो हमारा पिछली इक्वेशन जो हम लोगों ने चार्जिंग के टाइम ली थी उसका जो लेफ्ट साइड 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर किरचॉफ लूप लॉ अगर आप कहें या वोल्टेज लॉ के हिसाब से आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0, लेफ्ट साइड 0 मतलब कोई सोर्स नहीं है, इज इक्वल टू VR प्लस VC। तो ये हो जाएगा 0 टाइम IR, और ये हो जाएगा Q बाई C। Q इज सम चार्ज जिसको कि हम लोग वर्किंग के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, IR बराबर माइनस Q बाई C।
तो हम I बराबर लिख देते हैं dq बाई डी टी टाइम R इज इक्वल टू माइनस q बाई सी। तो ये हो जाएगा dq बाई डी टी माइनस 1 बाई आर सी क्यू। वेरिएबल से प्रभु बहुत आसान हो जाएगा, dq बाई q माइनस डी टी बाई आर सी। अब ये हमारी वेरिएबल सेपरेबल वाले तरीके से हो चुका है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट ओवर प्रॉपर लिमिट्स। तो आप dq बाई q माइनस डी टी बाई आर सी। एक बार जरा देख ले भाई, हीटअप होकर के फ़ोन बंद तो नहीं हो गया? नहीं, चल आधा घंटे हो गए भाई इसको। तो धीरे धीरे हम अपनी अधिकतम क्षमताओं की तरफ बढ़ रहे हैं। जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या कहेंगे, अब इसकी लिमिट कैसे डिसाइड की जाएगी? इसकी लिमिट ऐसे डिसाइड की जाएगी कि जिस समय आपका अभी आपने की को प्रेस नहीं किया था, जब की को प्रेस नहीं किया था तो उस समय कैपेसिटर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज Q0 था। आपने t टाइम तक डिस्चार्ज होने दिया तो जो चार्ज है वो t टाइम में घट के Q हो गया। अभी जो Q है कोई चार्ज है, एकदम जीरो नहीं हुआ, अभी Q हो गया है। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो log ऑफ Q बटे Q नॉट 1 बाई आर सी टी, टी से टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log Q माइनस log Q0 टी बाई आर सी। तो log Q बटे Q0 टी बटे आर सी। कंसीडर एंटी लॉग, तो Q बटे Q0 e की पावर t बटे आर सी। तो Q बराबर Q0 e की पावर t बटे आर सी। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया डिस्चार्जिंग का। तो अगर आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो ऐसे हालात में इसका जो चार्ज का बिहेवियर होगा वो इस तरह से दिया जाएगा, आपके पास Q के इस फॉर्मूले से होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, एक्स एक्सिस पर अगर आप टाइम ले रहे हो तो आपका मैक्सिमम चार्ज की लिमिट ये है, ठीक है, ये मैक्सिमम चार्ज Q नॉट था। तो जैसे आप t बढ़ाना शुरू करोगे, मतलब आपने की को प्रेस किया ताकि कैपेसिटर का चार्ज डिस्चार्ज होना शुरू हो जाए, तो डिस्चार्जिंग ऐसे होगी, इस तरह से, ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, जो कि इस ग्राफ से शो हो रहा है। अब अगर यहाँ पर भी वही चीज़ करते हैं, टाइम कांस्टेंट की बात करते हैं, तो अगर हम कह दें पुट टाउ बराबर आर सी, सो Q बराबर Q0 e की पावर t अपॉन टाउ हो जाएगा। इफ़ t इज इक्वल टू टाउ तो Q बराबर Q0 e की पावर -1, टाउ अपॉन टाउ 1 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। -1 कह लो या 1 अपॉन ई कह लो। अब ये 1 अपॉन ई को जब लिखते हो तो इसकी वैल्यू आती है 0.37 और Q नॉट तो पहले से है ही है, तो इसका कहेंगे कि Q कितना हो जाएगा, Q इज़ 37% ऑफ Q नॉट। मतलब क्या इसका मतलब है कि टाइम कांस्टेंट, अगर आपका कैपेसिटर जिसमें कि चार्ज डिके कर रहा है उसके लिए टाइम कांस्टेंट वो समय होता है जितने समय में कैपेसिटर का चार्ज घटते घटते अपनी अधिकतम वैल्यू का 37% हो जाए, 37% बचे। मतलब अगर मान लो 100 माइक्रो कूलाम्ब चार्ज कैपेसिटर के ऊपर इकट्ठा हुआ था तो घटा, अब यहाँ पहुँचा ये 50% हो गया, देखो यहाँ 50% हो गया, यहाँ 40% हो गया, यहाँ कहीं पहुँचा तो 37 बचा, तो इस समय 37 माइक्रो कूलाम्ब है। तो ये जो समय है इसको हम, इस समय को टाइम कांस्टेंट कहेंगे, इसको हम टाइम कांस्टेंट कहेंगे। अच्छा, अगर मैं इसी पे चार्जिंग को बढ़ाना चाहूँ, इसको आगे बढ़ा देता हूँ, तो चार्जिंग के लिए मान लो यहाँ कहीं 63% है, तो 63% का मतलब है ग्रोथ का फिगर ऐसे होगा, इस तरह से। तो देखो टाइम सर्किट का आर वही है, सी वही है,
सर्किट का आपने RC नहीं किया, बदला। अब जब बैटरी लगा दी तो चार्जिंग कर रहा है तो ये वाला ग्राफ फॉलो करेगा, लेकिन चूंकि RC की वैल्यू वही है तो टाइम कांस्टेंट तो वही आएगा। फिर आपने बैटरी हटा दी, सर्किट पूरा कर दिया तो डिस्चार्जिंग होनी शुरू हुई तो डिस्चार्जिंग में भी RC आएगा। अब की वो डिस्चार्जिंग केस में यहाँ पर आएगा। आप देखो ये जो वैल्यू है, ये चीज़, ये देखो ये वैल्यू 63%, यानी कि मैक्सिमम 4 से 37% घट गया, तो वो टाइम कांस्टेंट हुआ। और जब डिस्चार्जिंग होना शुरू हुआ तो 0 से 37% बच गया, 37% बच गया, वो टाइम कांस्टेंट हुआ। तो इस डायग्राम को आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस डायग्राम से आपको कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे आप इन दोनों की वैल्यू को चेंज करते जाओगे आपका टाइम कांस्टेंट भी कम या ज़्यादा होता जाएगा, उसी हिसाब से टाइम कांस्टेंट भी आपका कम और ज़्यादा होता जाएगा। अब यहाँ पर भी हम एक ट्रांजिएंट टाइम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये टाउ है तो फिर इतनी दूरी आप यहाँ ले लो, ये 2 टाउ हो जाएगा, इतनी दूरी ले लोगे 3 टाउ, इतनी दूरी 4 टाउ, इतनी दूरी 5 टाउ। तो 5 टाउ क्या होता है? 5 टाउ वो टाइम होता है जितने समय के बाद हमारा चार्ज अपनी अधिकतम वैल्यू तक लगभग पहुँच चुका है, 99.5% वहाँ तक पहुँच चुका है। ऐसे ही अगर कैपेसिटर को 5 टाउ टाइम तक आप इंतज़ार करो, टाउ आई होप आप समझ पा रहे हो कि टाइम कांस्टेंट है। अब मान लो पूरे सर्किट का टाइम कांस्टेंट 5 मिली सेकेंड है, तो अगर टाउ की वैल्यू 5 मिली सेकेंड आपने रखी है तो 5 टाउ मतलब 5 × 25, हम 25 मिली सेकेंड की बात कर रहे हैं अगर टाइम कांस्टेंट 5 है। तो इसी तरह से जो भी टाइम कांस्टेंट आपका निकल के आए, तो 5 टाउ टाइम तक आप अगर रखते हो सर्किट को, उसको प्रेस रखते हो या उसको ओपन रखते हो, तो अगर प्रेस रखते हो तो कैपेसिटर बढ़ते अपनी अधिकतम वैल्यू तक पहुंच चुका होगा, और अगर आप उसको डिस्चार्जिंग केस में प्रेस रखते हो तो घटते वो लगभग 0 तक फैरेड तक पहुंच चुका होगा, पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुका होगा। तो हम मान सकते हैं इस 5 टाइम को, ये जो समय होता है, जो 5 टाउ टाइम होता है, इस यानी 5 टाइम कांस्टेंट जो होता है, इस समय को हम ट्रांजिएंट टाइम कहते हैं। ये एक एडिशनल डेफिनेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, रख लो अपने दिमाग में। हो सकता है कि वो चीज़ें आ जाएं क्वेश्चन में, आपसे पूछ ले, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात है तो सब्जेक्टिव केस में तो अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, कौन इस पर कितना ध्यान दे, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हो सकता है किसी ट्रांजिएंट टाइम में 5 टाइम कांस्टेंट वाले लॉजिक पे ही आपसे एक पूरा क्वेश्चन पूछ लें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। और कतई भी आपको 63 और 37 में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग केस में कन्फ्यूजन नहीं होना है। इस डायग्राम को ध्यान रखना, चार्जिंग केस में 63% है और डिस्चार्जिंग केस 37% है, जिसके थ्रू हम अपना टाइम कांस्टेंट वाला फैक्टर डिफाइन करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर इन अ CR सर्किट, जो आपसे आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा है, पूछा जाता है। ठीक है, दिस इज। अच्छा, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, एक तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखा करिए। ये जो कल्चर है छोटा छोटा देखने की, बढ़ा के देखने की, ये अधीर होने का निशानी है कि आपके अंदर धैर्य नहीं है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। तो वीडियो को आप देखा करो, पूरा देखा करो, क्योंकि मेरे पास डाटा आता है कितना लोग देख रहे हैं, कितना नहीं देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, आप नहीं देखो, कोई और देखेगा, उसमें क्या है, इतनी बड़ी यूट्यूब की दुनिया है, कोई ना कोई देख ही रहा होगा। बस मेरा ये कहना है कि अगर पढ़ ही रहे हो, यूट्यूब के थ्रू ही पढ़ रहे हो, अगर वीडियो पढ़ ही रहे हो, वीडियो देख ही रहे हो, तो थोड़ा सा कायदे से देखो ना। अच्छा, आपको लगता है फ्री है, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। मैं इस वीडियो को बनाने में अपना समय लगा रहा हूँ, आप इसको देखने में अपना समय लगा रहे हो, तो ऐसी चीज़ें जहाँ समय खर्च हो रहा है उसको आप फ्री कैसे कह सकते हो? इट इज़ नॉट फ्री, इट इज़ वेरी प्रीसियस, बहुत ही बहुमूल्य है। हाँ ठीक है, आज का कल्चर ऐसा है, आज का समय ऐसा है जहाँ इस तरह की वीडियो बनाने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोग मोटिवेटेड भी हैं, उनके पास अर्निंग की भी मोटिवेशन है, रीच बढ़ाने की मोटिवेशन है, लोगों तक पहुँचने की मोटिवेशन है। तो उन सारे मोटिवेशनों के तहत हमको ऐसे वीडियो मिल रहे हैं, लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं। तो जब ऐसा कुछ बन ही रहा है, देन यूटिलाइज इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे।
ओके चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस बाय द लीकेज मेथड। लीकेज मेथड की हम लोग बात करेंगे। अब सवाल है क्या मैं पूरा कोर्स यहाँ पे पढ़ाऊँगा, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस कोर्स को अधिकतम से अधिकतम इसको मैं आपको पढ़ाऊँ। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे।